Hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome back to Sahitya Study UGC Net classes. In this lecture, we are going to discuss and analysis about the recently held exam on 6th of December 2023. अभी जो रिसेंट में 6 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे इस पेपर के बारे में। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक मिल जाएगा, या sahityastudy.com पे भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस पेपर को। जितना जल्दी हो सकता है वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम करने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शरण कुमार लिम्बले आर्ग्यूज दैट दलित लिटरेचर इज यूनिक। शरण कुमार लिम्बले ने बोला है कि दलित लिटरेचर जो है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? बिकॉज अब ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें चूज करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली है इसमें, दिस ब्रिंग्स आउट दैट दलित रियलिटी विच इज लिमिनल इन टाइम एंड स्पेस। ये बोल रहा है कि जो दलित जो रियलिटी है वो लिमिनल है इन टाइम। लिमिनल मीन्स ऑक्यूपाइंग पोजिशन, ऑक्यूपाइंग पोजिशन, तो ये सही है। दिस हैज यूनिक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसर्न। जो दलित लिटरेचर है उसका स्टार्टिंग से ही हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल कंसर्न रहा है, ये भी सही है। दिस ऑफर लिटरेरी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्पोजेस्ड पीपल। इसमें कौन आते हैं? जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है और डिस्पोजेस्ड लोग हैं वो इसमें आते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये तीनों सही होंगी। नैरेटिव और डिस्कोर्स ऑफ पीटी की बात इसमें नहीं होती। इट यूज द डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज टुवर्ड्स रेवर्ड फिगर। रेवर्ड फिगर होता है जो रिस्पेक्टेड और जो फेमस लोग हैं उनके बारे में ये ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करता है। ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, और ये भी गलत होगी। तो राइट आंसर होगा इसका ए, बी और सी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यूज ऑफ ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च underscored by philosophical rationale is termed as। जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है रिसर्च का वो इनमें से कौन सा है? रिसर्च मेथड, रिसर्च टूल्स, टेक्निक, ये सारे जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी के पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। ये रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेमंड विलियम्स व्यूज ऑन कल्चर। रेमंड विलियम बहुत ही फेमस राइटर है कल्चरल स्टडी में, इनके व्यूज हैं कल्चर पे, कौन कौन से सही है इनमें से? कल्चर ऑर्डिनरी है ऐसा बोला है रेमंड विलियम ने, सही है। कल्चर इज होल वे ऑफ लाइफ, ये भी सही है। द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। क्या मासेस पार्टिसिपेट नहीं करते क्रिएशन करने में? कल्चर की वैल्यू को क्रिएट करने में क्या मासेस पार्टिसिपेट नहीं करते? मासेस का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो कल्चरल वैल्यू है उसको क्रिएट करने में, तो ये ऑप्शन गलत होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 लेयर ऑफ कल्चर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन सोसाइटी, डोमिनेंट, रेजिडुअल एंड एमर्जेंट। ये 3 लेयर रेमंड विलियम ने बताई है कल्चर की। ठीक है, तो ये भी सही होगा। इसमें से पूछा गया था कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये वाला थर्ड हो जाएगा इसमें जो ट्रू नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ए स्पोर्ट्समैन। इनमें से कौन सा वर्क एक स्पोर्ट्समैन ने नहीं लिखा है? ये पहला है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा है आंद्रे अगासी ने, टेनिस प्लेयर है ये। उसके बाद अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ये मैरी कॉम ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, ये भी स्पोर्ट्समैन है, तीनों स्पोर्ट्समैन है। और कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ये दीप्ति नावल ने लिखा है, ये एक राइटर है दीप्ति नावल, तो ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका फोर्थ वाला। आगे, द एसे डिस्कोर्स इन नोवेल डिस्कस दैट द नोवेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जेंट एंड कंटेंटिंग सोशल वॉइसेस, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे। इस एसे का ऑथर कौन है डिस्कोर्स इन द नोवेल का? इसको लिखा है मिखाइल बाख्टिन ने, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट को। वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है आर के नारायण ने, मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है, हर बार नेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहा है। सो मैनी हंगर है
बाबानी भट्टाचार्य का द स्वॉर्ड एंड द सिकल मुल्क राज आनंद, ये एक ट्रायोलॉजी से है। और डिस्टेंट ड्रम है मनोहर मालगोनकर। तो ये आप मैच कर लेना इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट, आई एम ए सिक मैन, आई एम स्पाइटफुल मैन, आई एम अनअट्रैक्टिव मैन, आई थिंक माई लीवर इज डिजीज, देयर इज, दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ, ये ओपनिंग लाइन है फ्योडोर दोस्तोवस्की की एक बुक है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है। उसके बाद एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास, कमला दास ने एक पोएम लिखी है एन इंट्रोडक्शन, ये क्या है इसके बारे में बताना है। एक शॉर्ट स्टोरी है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पोएम है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ माय स्टोरी, ये भी गलत है। ए पोएम ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, ये सही है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं है, ये एक पोएम है। अगर आपको पता है इंट्रोडक्शन कमला दास की पोएम है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट, द टर्म सिमुलेक्रा इन पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स इज अबाउट, सिमुलेक्रा इज एन इमेज, ये एक इमेज होती है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग और समवन, किसी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये रियलिटी नहीं होती, रियलिटी से एक तरह से इमिटेशन होती है उसकी। एब्सेंस ऑफ विव्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये एब्सेंस है रियलिटी की, ये बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रियलिटी डब्ड एज ऑथेंटिक, इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये होती तो आर्टिफिशियल है लेकिन इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि ये रियल लगता है, ठीक है। जैसे ऑथेंटिक चीजों की तरह इसको डब्ड किया जाता है, ठीक है, वो भी सिमुलेक्रा होता है, ये भी सही है। ए रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, ये गलत है। द गैप बिटवीन द परसेप्शन एंड रियलिटी, रियलिटी और परसेप्शन के बीच का गैप नहीं, ये रियलिटी का तो बिल्कुल अपोजिट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। द साइकोलॉजिकल इंटरप्ले एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, ये भी गलत है। ए और बी इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल है उनको पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में लिखी गई है, हार्ड टाइम्स 1854 में है, ओलिवर ट्विस्ट 1838 में है, डेविड कॉपरफील्ड 1850 में, ए टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में। ये हिस्टोरिकल नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की। तो इस तरह से सेट कर सकते हैं, सबसे पहले सी आ जाएगा, देन उसके बाद डी, सी डी बी, सी डी बी दिया है ऑप्शन सेकंड में, ये वाला सेकंड वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट अवेलेबल इंडियन ड्रामेटिस्ट, सबसे अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट बताना है। इसमें से सबसे अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट संस्कृत का प्ले राइट है भाषा, ठीक है। ये जो मौर्यन जो डायनेस्टी थी, मौर्यन पीरियड था जिस टाइम पे चंद्रगुप्त राजा होते थे, सम्राट चंद्रगुप्त, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम के प्ले राइट है भाषा। ही इज बेस्ट नोन अर्लीस्ट इंडियन ड्रामेटिस्ट, मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर प्ले राइटर रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज में, ये इसका आंसर आएगा भाषा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडोट, इनमें से कौन सा सही है। सैमुअल बेकेट का वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट, इसको फ्रेंच में लिखा गया था पहले 1953 में, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया 1953 में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ये एब्सर्ड एक प्ले है, एब्सर्ड थिएटर से आता है और इसमें इसको डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो सोसाइटी की डिस्पेयर है वो दिखाई गई है। तो देखते हैं, इट इलिस्ट्रेट वैनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में तो इसमें बात ही नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। इट, क्योंकि ये एब्सर्ड थिएटर से आता है। इट हैज अनकॉम्प्रोमाइजिंग व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिज्म के बारे में बात नहीं है इसमें। इट प्रोजेक्ट सेल्फ डिसेप्शन स्ट्राइविंग टू डिस्गाइज फेलियर, ये भी नहीं है। इट इज ए स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, बिना स्ट्रक्चर के इसको लिखा गया है। इट इज इनकोहेरेंट डायलॉग सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी, डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में भी है। तो ये दोनों सही होंगे इसमें, डी और ई, डी और ई गिवन इन ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैच करना है, हाँ, लिटरेरी डिवाइसेस दी गई है और सामने उनकी डेफिनेशन दी गई है। हाइपरबोले, मेटानमी, स्नैकडॉट, पेरिफ्रेसिस। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट, जो क्लोजली कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटानमी। तो
फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट का जो बी है, ये वाला, इसमें फर्स्ट का बी है और इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद है ए राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग की बात होती है पैराफ्रेसिस में, इसमें, तो इसका डी हो जाएगा इनडायरेक्ट। डी का सेकंड जो है इसमें दिया गया है, तो ये फोर्थ वाला इसमें सही होगा। एंड ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट रिप्रेजेंट द होल, जिसमें एक पार्ट जो है वो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं, थर्ड का इसमें होगा फिर सी वाला, सिनेक्डोट। और ये हाइपरबोले होता है जिसमें एक्सेजरेशन की जाती है, इंटेंशनल एक्सेजरेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। ये ओपनिंग लाइन बतानी है, कहां से आई है? एना कैरेनिना की ओपनिंग लाइन है, लियो टोल्स्टॉय ने इसको लिखा है। ये रशियन से ये क्वेश्चन आया है, रशियन लिटरेचर से, राइट। उसके बाद फिर लिस्ट को मैच करना है। यहां एक तरफ नोवेल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ सबटाइटल दिए गए हैं। द कासल ऑफ ओट्रेंटो, इसको होरेस वोल्पोल ने लिखा है, ये लैंडमार्क माना जाता है गोथिक लिटरेचर में। कासल ऑफ ओट्रेंटो का सबटाइटल है इसमें ए गोथिक स्टोरी। टेस ऑफ डी आर्बेविले ए प्योर वुमेन, थॉमस हार्डी ने लिखा है। फ्रैंकनस्टीन, मैरी शैली, द मॉडर्न प्रोमेथियस और वैनिटी फेयर को लिखा है विलियम मैकपिस थैकरे ने। ए नोवेल विदाउट हीरो इसका सबटाइटल है। इस तरह से इनको मैच करना था। नेक्स्ट है उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर में सेट करना है। मिशेल फूको का द ऑर्डर ऑफ थिंग 1966 में लिखा गया है, और महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, ये 1909 में लिखा गया है। स्टीफन ग्रीनब्लैट का द स्वेयर 2011 में है, और डोना हार्वे व्हेन स्पाइसेस मीट ये 2006 में है, और फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म ये 1979 में है। तो इस तरह से इसको ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले वाला 1966 वाला आएगा, ए एक ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद बी आ जाएगा, देन ई, ए बी सी ई। ठीक है, इस तरह से होगा ये। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था, लेकिन सी तो बाद में आना चाहिए इसमें। हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप हो, क्योंकि इसके ये वाले जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिए गए, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है द कोलैबोरेटर। फिर लिस्ट को मैच करना है ऑथर के साथ। ये टेक्स्ट दिए गए हैं। द कोलैबोरेटर, इसको लिखा है मिर्जा वाहिद ने। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ एक ऑप्शन में दिया गया। अगर आपको एक भी इसमें से आता है तो भी इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, राइट। द गोल्डन सॉलिट्यूड सिद्धार्थ जियागो ने लिखा है। रोल ऑफ ऑनर, इसको अमनदीप संधू ने लिखा है। द हाफ मदर शाहनाज बासिर ने लिखा है। इस तरह से इनको मैच करना था। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हाट डज एप्टली डिफाइन माइनर लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द जाइल्स डेल्यूज। जाइल्स डेल्यूज के अकॉर्डिंग माइनर लिटरेचर को इसने कैसे डिफाइन किया है? डिकंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल रियलिटी, ऐसे नहीं है, डिटेरियोराइजेशन ऑफ लैंग्वेज, डिटेरियोटोरियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है ये। इसका मतलब क्या होता है? एक जो लॉस ऑफ नेचुरल रिलेशंस बिटवीन सोसाइटी एंड जियोग्राफिकल जो टेरिटरीज होती हैं उनके बीच में लॉस होना, उसको बोलते हैं डिटेरियोटोरियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह से इसने माइनर लिटरेचर इसको बोला है, ठीक है। हेट्रोग्लोसिया होता है जो दो से ज्यादा व्यू पॉइंट होते हैं किसी भी चीज के बारे में, दो या इससे ज्यादा व्यू पॉइंट, ये मिखाइल बाख्तिन का कॉन्सेप्ट है। और मेटा नैरेटिव होता है जिसमें हिस्टोरिकल मीनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज के बारे में बात की जाती है, उसको मेटा नैरेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेकंड वाला। नेम द ऑथर राइटर हु इज नॉट एसोसिएट विद ब्रिटिश कल्चरल स्टडी। कौन सा इसमें कौन सा राइटर है जो कल्चरल स्टडी से नहीं जुड़ा है?
आइए रिचर्ड, ये न्यू क्रिटिक है, न्यू क्रिटिसिज्म में आता है। रिचर्ड होगार्ट है, रिचर्ड होगार्ट तो फाउंडिंग फिगर है CCCS का, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी, ठीक है। ये इसने डेवलप किया था 1964 में, ये पहला डायरेक्टर बना था रिचर्ड होगार्ट इसका, और उसके बाद स्टुअर्ट हॉल सेकंड डायरेक्टर बना था CCCS का, ठीक है। इसके बाद और रेमंड विलियम भी कल्चरल स्टडी से जुड़ा है। तो ये आइए रिचर्ड है, ये एक न्यू क्रिटिक है, तो इसका आंसर आएगा आइए रिचर्ड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्थर मिलर्स प्ले, आर्थर मिलर के प्ले के बारे में बताना है, कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है। आफ्टर द फॉल इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है उसकी लाइफ से मिलता जुलता है। जब ये प्ले लिखा था आफ्टर द फॉल, तब इसकी वाइफ के साथ इसका डाइवोर्स हो गया था, और इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, बिलव्ड के साथ सेपरेशन दिखाया है, तो ये सही है। इंसिडेंट ऑफ विच इज डील्स विद नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, तो ये ज्यू की लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यू, ये इंसिडेंट ऑफ विकी वाली जो स्टोरी है इसमें, ये भी सही स्टेटमेंट है। द प्राइस एंटिसिपेट इकोनॉमिक क्राइसिस, द प्राइस में इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है इसमें, इसमें फर्नीचर के प्राइसेस और एक किसी के डिसीजन का क्या प्राइसेस चुकाना पड़ सकता है अगर वो गलत हो जाता है, तो इस तरह की इसमें बात की गई है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट होगा, ये नहीं आएगा। द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सीरियो कॉमिक री राइटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ जीसस, लेकिन ये तो स्टोरी है, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्टोरी है, बाइबल से ली गई है ये, तो ये यहां पे बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन है ये भी गलत हो जाएगा। द क्रूसिबल यूजेस ए स्पेसिफिक सेटिंग ऑफ द कंसीडर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर्टिस्ट, ये क्रूसिबल जो वर्क है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट के बारे में नहीं है, ये सलीम विद ट्रायल के बारे में है, सलीम की ट्रायल चल रही है कुछ कोर्ट में, उसके बारे में है ये, तो ये भी एलिमिनेट होगा। ए और बी इसमें सही है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इन 1920 दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड, किसने बोला है 1920 में, ये बोला था एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड की स्टेटमेंट है ही फेल्ट दैट देयर वाज नो रीजन टू स्टे इन इंग्लैंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट एजरा पाउंड ने दी है, इसका एक वर्क है हग सेल्वियन मेलबरी ऐसा करके वर्क है, उसमें ये बात बोली है एजरा पाउंड ने। नेक्स्ट उसके बाद ए पोर्टिमेंटिव इज, पोर्टिमेंटिव होती है एक तरह की ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया जाता है, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, स्मोक और फोक को मिला के जैसे इस वर्ड को बनाया गया है। उसके बाद जैसे ब्रंच हो गया, ब्रेकफास्ट और लंच, और मॉक्यूमेंट्री हो गया, इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं पोर्टमेंटिव, या ब्लेंडिंग भी इसको बोला जाता है। ए वर्ड विच इज साउंड द सेम, साउंड सेम की बात नहीं होती, ए वर्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्लेंडिंग टू और मोर वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, ब्लेंडिंग बोलते हैं उसको, तो ये आंसर इसका सही है। उसके बाद स्टेटमेंट दी गई है डिस्कोर्स आर कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस रूटेड इन फिजिक एंड फिजिकल रियलिटी, ये सही है। डिस्कोर्स जो है वो रूटेड है कहां पे, फिजिक एंड फिजिकल रियलिटी में, ये मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है, ये मिशेल फूको ने आगे दिया है। मिशेल फूको डिफाइंड डिस्कोर्स एज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट विच शेप आवर सब्जेक्टिविटी, जो हमारी सब्जेक्टिविटी को शेप करती है, हमारी फिजिक को शेप करती है, ये भी सही है। इसकी ऊपर वाले की डेफिनेशन ही है ये, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एडवर्ड सैयद ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सैयद की ओरिएंटलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये ओरिएंटलिज्म जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है, ओरिएंट की जो परसेप्शन होती है, ओरिएंट है जो इनहेबिट है कहां से, प्लेस ऑफ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, इनके बारे में परसेप्शन होती है इनके। तो ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सैयद का वर्क है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1979, ये गलत है क्योंकि इसको 1978 में पब्लिश किया गया है,
ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड से भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाले को। तो ये एलिमिनेट कर दो आप। ए देखो कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपको पता है कि ए नहीं आएगा तो आप ए इसमें है क्रॉस कर दो, इसमें भी है क्रॉस कर दो, इसमें भी है क्रॉस कर दो। तो बचा कौन सा? बी सी डी सही है, क्योंकि आपको अगर पक्का कंफर्म है कि ये 1979 में पब्लिश नहीं हुआ, 1978 में हुआ है, तो आप बिल्कुल सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन एंटोनियोस ग्राम्सी डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल विच इज द करेक्ट ऑप्शन? एंटोनियो ग्राम्सी की इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एवरी सोशल ग्रुप ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स ऑर्गेनिकली स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल, ये सही है। एवरी सोशल ग्रुप ज्वाइनिंग द वर्ल्ड प्रोडक्शन, ये क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिकली स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल गिव होमोजेनिटी एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल ग्रुप फंक्शन इन ऑल द फील्ड। इंटेलेक्चुअल क्या करते हैं? अवेयरनेस पैदा करते हैं सोशल ग्रुप फंक्शन इन हर फील्ड में, ये भी सही है स्टेटमेंट। इंटेलेक्चुअल डू नॉट वर्क फॉर कंसोलिडेटिंग द पावर ऑफ सोशल ग्रुप, पावर ऑफ सोशल ग्रुप के लिए ये काम नहीं करते, ये गलत है क्योंकि ये काम करते हैं। ये स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। द कैटेगरी ऑफ इक्लिजिस्टिकल इज ऑर्गेनिकली बाउंड टू बुर्जुआजीज। बुर्जुआजीज होता है मिडिल क्लास के जो लोग हैं। ये बोल रहा है कि जो इक्लिजिस्टिकल यानी कि जो हायरार्की लेवल होता है, चर्च से रिलेटेड ये टर्म है, तो ये ऑर्गेनिकली बाउंड होती है बुर्जुआजी से, नहीं, ये तो अपर क्लास से होती है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। द मोनोपोली हेल्ड बाय द इक्लिजिस्टिक इन द सुपरस्ट्रक्चरल डोमेन वाज नॉट एक्सरसाइज्ड विदाउट ए कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यू। और मोनोपोली होता है किसी को कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल करने वाली बात, इक्लिजिस्टिक की हम बात करें, सुपरनेचुरल डोमेन होता है, ये was not exercised without a contestation, ये बिना आर्ग्यूमेंट के पॉसिबल नहीं है, ये बात सही है। अब मान लो कोई आपको अपना स्लेव बनाना चाहता है, तो क्या आप रजिस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, आर्ग्यूमेंट होगी उनके बीच में। तो इसी तरह से हायरार्की लेवल, ये जो इक्लिजिस्टिकल डोमेन की यहाँ पे बात कर रहा है, अगर कोई आपके ऊपर डोमिनेट हो रहा है तो आप बिल्कुल आर्ग्यू करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ए बी ई इसका सही आंसर होगा। ए बी ई गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दी गई है, रूम ऑफ वंस ओन इज ए फेमिनिस्ट एसे अबाउट वुमेन्स एजुकेशन। रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, किसके बारे में? फेमिनिस्ट ऐसे है, वुमेन की एजुकेशन की बात की है इसने। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इन अदर वर्ल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ एसे। ये जो अदर वर्ल्ड है, ये एक एसे का कलेक्शन नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ए सही है और दो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये वाला सही होगा इसमें। नेक्स्ट, उसके बाद, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क ऑफ रिचर्ड होगार्ट वर पब्लिश्ड। रिचर्ड होगार्ट्स जो राइटर है, कल्चरल स्टडी से पहले भी इससे क्वेश्चन आया है, तो इसमें बताने हैं इसके पब्लिकेशन डेट। एन इमेजिन लाइफ 1993 में है ये। द यूसेज ऑफ लिटरेसी 1957 में है, और हायर एजुकेशन 1970 में है। ए लोकल हैबिटेशन 1988 में आएगा, और ए सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग 1990 में आएगा। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी में इनको सेट करना है डेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो पब्लिश हुआ है वो, उसके बाद वाला जो आगे पब्लिश हुआ है, इस तरह से आपको डेट में इसको सेट करना है क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट प्रीडेक्सेसर ऑफ ड्रामा प्रॉपर। प्रॉपर ड्रामा जहां से शुरुआत हुई है, तो प्रीडेक्सेसर कौन सा है जहां से शुरुआत हुई है? इमीडिएट प्रीडेक्सेसर ये है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड होता है, बहुत पहले के टाइम पे चलता था, जब एक कॉमिक रिलीफ है एक टाइप का। जैसे थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो बीच में जो इंटरवल आता है, 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक आता है, इस तरह से जो कोई भी सीरियस ड्रामा या प्ले परफॉर्म किया जाता था, तो उसके बीच में इंटरल्यूड प्ले करते थे। 10 से 15 मिनट का एक कॉमिक रिलीफ दिया जाता था, उसको इंटरल्यूड बोलते हैं। और ये प्रीडेक्सेसर है ड्रामा का, प्रॉपर ड्रामा यहां से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, उसके बाद, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन। अब स्टेटमेंट बतानी है, कल्चर इज वन of the 2 or 3 most complicated words in the English language।
जो कल्चर है वो एक, दो या तीन या इससे ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इसका मतलब है बोलने का कि इसको एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ सेवरल डिफरेंट थॉट रिलेटेड मीनिंग हैव एमर्ज्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट थ्रू आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। और इसका मतलब क्या है बोलने का, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेवरल डिफरेंट थॉट्स, बहुत सारी अलग अलग थॉट्स होती है या जो भी मीनिंग होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग वो बदलते जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं, इसलिए हम कल्चर को किसी एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये ऊपर वाले को डिफाइन भी कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट है उसके बाद, विच टू सिटीज आर रेफर्ड इन चार्ल्स डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज में कौन कौन सी दो सिटी के बारे में डिस्कस किया चार्ल्स डिकेंस ने। 1959 की ये एक नॉवल है, हिस्टोरिकल नॉवल है। अपनी लाइफ के ड्यूरिंग चार्ल्स डिकेंस ने दो नॉवल लिखी है जो हिस्टोरिकल नॉवल है। एक ए टेल ऑफ टू सिटीज है और दूसरी है बार्नबी रूज द ए टेल ऑफ रोएट्स, उसका सबटाइटल है। ये दो नॉवल याद रखना जो चार्ल्स डिकेंस ने हिस्टोरिकल नॉवल लिखी है। इसमें लंदन और पेरिस, इन दो शहरों के बारे में बात की है चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट उसके बाद अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजी। भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र, ये तो बहुत पहले का है नाट्य शास्त्र, ये तो आई थिंक 200 BC के आसपास का है ये। और इसके बाद है औचित्य विचार चर्चा, ये लिखा है 11th सेंचुरी में। देखो सेंचुरी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। काव्यलंकारा, इसको लिखा गया था 17th सेंचुरी में। और उसके बाद है कुंटक का वक्रोक्ति जीवतम, ये है हमारा 9th सेंचुरी में। और आनंदवर्धन का धन्यालोका, ये 8th सेंचुरी में। ये ए वाला सबसे पहले आएगा, ए, देन उसके बाद सी, फिर उसके बाद ई, ए सी ई, ए सी ई, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3rd में। तो ये 3rd वाला राइट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इसका। उसके बाद ट्रांसीडेंटल क्लब वॉज ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स फॉर फिलोसॉफिकल डिस्कशन। ये जो ट्रांसीडेंटल क्लब अमेरिकन क्लब है, ये स्पेशली गुडनेस ऑफ सोसाइटी, गुडनेस ऑफ पीपल की बात करते हैं, नेचर को ही गॉड मानते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें ट्रांसीडेंटल क्लब में होती है। और इसमें पूछा है विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज टेकन एज ए शॉर्ट ट्रीटाइज ऑन ट्रांसीडेंटलिज्म। ये जो R.W. एमर्सन है, इसकी एक बुक है नेचर, ये फाउंडेशन माना जाता है ट्रांसीडेंटल का। तो ये ट्रीटाइज है किस पे, ट्रांसीडेंटलिज्म पे। ये फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। द स्काईलार्क किसने लिखा है, द स्काईलार्क, द बेजर, द जिप्सी कैंप, फर्स्ट लव। अब इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन थी, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। द स्काईलार्क पीबी शैले का इन्होंने मार्क किया है कि ये पीबी शैले का, लेकिन पीबी शैले का वर्क टू द स्काईलार्क है, टू द स्काईलार्क। ये पीबी शैले नहीं है, ये वर्क है सारे जॉन क्लेयर की। जॉन क्लेयर की पोएम है जिसको पीजेंट पोएट भी बोला जाता है, जॉन क्लेयर को। एक रॉबर्ट बार्न्स को पीजेंट और प्लोमैन पोएट बोला जाता है, एक जॉन क्लेयर को, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पहले वैसे आ चुका है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है मैच करना है, लिस्ट दी गई है। क्रिस्टोफाइन अब कैरेक्टर है और दूसरी तरफ कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। क्रिस्टोफाइन आता है वाइल्ड सरगसो सी से, जीन राइस की बुक है ये। और जिला वदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे, एस्ट्रेला चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है। और इक्वेफी है थिंग्स फॉल अपार्ट से, चिन्वा एचबी की ये नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ट्रायोलॉजी है ये। ठीक है, ऐसे इसको मैच करना था। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट NEP 2020।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? नहीं वाला पूछा गया, ये ध्यान से पढ़ा करो, नॉट ट्रू पूछा गया है। एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी हाई क्वालिटी लर्निंग और प्रिंट मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। ऐसा बोला गया था 2020 में कि जो प्रिंट मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। द पॉलिसी रिकमेंड्स अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की बात भी इसमें कही गई थी, ये भी सही है। उसके बाद द पॉलिसी रिकमेंड्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे ये बोल रहा है कि जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, उन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा हो सके जो नेटिव लैंग्वेज है वो यूज की जानी चाहिए, तो ये एलिमिनेट होगा, ये सही नहीं है। द पॉलिसी रिकमेंड्स टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज वेयर एवर पॉसिबल। जहां भी संभव हो उनकी लोकल लैंग्वेज यूज की जाए, ऐसा भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया था। तो ये थर्ड वाला इसमें नहीं है और नोट पूछा गया है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट होगा। What is not true about D.H. Lawrence सन्स एंड लवर्स? सन्स एंड लवर्स जो है D.H. लॉरेंस का, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 86। सन्स एंड लवर इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। लाइफ से मिलती जुलती है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये D.H. लॉरेंस की। इट इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ फैमिलियल एंड लव रिलेशनशिप ऑफ ए वर्किंग क्लास इंग्लिश फैमिली। लव रिलेशनशिप की बात क्या इसने की है? एक मिनट इसको रख लेते हैं एक बार। द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ द नोवेल वॉज डायरेक्टेड बाय जैक कार्डिफ। इस पे जो फिल्म बनी है वो किसने डायरेक्ट की है? जैक कार्डिफ ने, ये भी सही है। द स्टोरी लाइन ट्रेसेस द जनरेशन ऑफ ब्रैंगविन फैमिली। ये ब्रैंगविन फैमिली के बारे में नहीं है, तो ये डी वाला एलिमिनेट होगा इसमें। उसके बाद द नोवेल नरेट्स द स्टोरी ऑफ पॉल मॉरल whose love for his beloved overshadowed, overshadow मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हो जाना या कम हो जाना। द अफेक्शनेट बॉन्ड विद हिज मदर, क्या उसकी मदर के साथ उसका जो बॉन्ड था वो कम हो गया था उसकी लव बिलव्ड के लिए? ऐसा नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। अब देखते हैं, ऑप्शन में 2 ही पूछे गए हैं, तो डी और ई ये दोनों सही हो जाएंगे। डी और ई इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड, तीसरा इसमें सही है। उसके बाद स्टेटमेंट दी गई है, टोनी मॉरिसन एंड एड्रिन रिच हैव कंट्रीब्यूट टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता है जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और जो यूनिक होता है। फेमिनिज्म एड्रिन रिच ऑब्जर्व इन द फील्ड वेयर सब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स हैव कम टुगेदर इन द मोस्ट नेचुरल वे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन डिस्टिंक्टिव स्टाइल की बात इसमें नहीं की गई, ठीक है, टोनी मॉरिसन और एड्रिन रिच इन दोनों के बारे में। सिर्फ एड्रिन रिच की यहां पे बात है, तो ऊपर वाले को एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड वाला। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे है उसके बाद मैच करना है लिस्ट एम्बिवेलेंस, मैजिक रियलिज्म, एब्रोगेशन और मिसकैजिग्नेशन। ये मिसकैजिग्नेशन होता है जो मैरिज या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप इसमें दिखाया गया जाता है बाय पर्संस ऑफ डिफरेंट रेस। मतलब पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें सेम रेस की बात की है, शायद आगे आएगा, वो आया नहीं अब तक। सेम रेस की बात की है तो वो एलिमिनेट होगा उसमें। यहां बात होती है डिफरेंट रेस की, ठीक है, स्पेशली अगर उसमें से एक व्हाइट हो तो, ठीक है, एक व्हाइट होता है उसमें, तो इसको हम मैच करेंगे सेकंड के साथ, तो डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड दिया गया है इसमें भी और इसमें भी, तो पहले 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद मैजिक रियलिज्म देखते हैं, इंक्लूजन ऑफ फैंटास्टिक और मिथिकल एलिमेंट इन सीमिंगली। मिथिकल एलिमेंट्स की बात की जाती है, मिथ की, उसको मैजिक रियलिज्म बोलते हैं। बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का फोर्थ यहां दिया गया है फोर्थ वाले में, तो ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है। ये भी देख लेना एक बार, इनको मैच कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भारत इन हिज मैनुअल ऑफ ड्रामाटर्जी। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, इसमें आई थिंक 36 चैप्टर है। 36 चैप्टर में जो 20th चैप्टर है उसमें टाइप ऑफ ड्रामा की बात की है, इसने टाइप ऑफ प्ले की बात की है, और इसने
10 प्ले के नाम जो है वो अलग अलग डिफाइन किए हैं कि 10 प्ले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाटक है, प्रसारणा है, इस तरह के नाम दिए गए हैं, विधि है, भाना है, ऐसे नाम 10 नाम दिए गए हैं। तो ये किसने, भारत मुनि ने अपने ड्रामेटर्जी में टाइप बताए हैं ड्रामा की, 10 टाइप होते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद मैच करना है, एक तरफ टर्म दी गई है, दूसरी तरफ किसने इनको कॉइन किया है, हेट्रोग्लोसिया, और हेट्रोग्लोसिया है मिखाइल बाख्तिन का। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, एम्बिग्यूटी है विलियम एम्सन का, डिस्कोर्स मिशेल फूको का है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हो गया रेमंड विलियम का। ठीक है, तो ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड जो है इसी एक ऑप्शन में दिया गया है, बी का सेकंड हो गया, सी फर्स्ट है, डी फोर्थ है, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। द न्यू मोमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। ये जो न्यू क्रिटिक आए थे वो पोएम को क्लोजली, यानी कि उनका मानना था कि अगर आपको किसी पोएम से, टेक्स्ट से आपको मीनिंग निकालना है, उसको क्लोजली रीड करना है, तो आपको ऑथर की बायोग्राफी में नहीं जाना है, ऑथर की अगर सही इंटेंशन जानना है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के में नहीं घुसना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको मीनिंग निकालना है। तो ये सही बात बोल रहा है। द लीडिंग क्रिटिक ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, एलन टेट आता है इसमें, आरपी वैरन भी है, आरपी ब्लैकमोर है, केनेथ ब्रूक है। वैसे इसमें आई ए रिचर्ड सबसे लीडिंग क्रिटिक है, आई ए रिचर्ड है, टी एस एलियट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लीडिंग है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द क्रिटिकल अप्रोच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ नोवेल एंड प्ले, ये बोल रहा है कि ये जो अप्रोच है स्पेशली किसको स्टडी करने के लिए है, नोवेल और प्ले को। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पोएम को स्टडी करने के लिए ये आई थी ये अप्रोच, तो ये गलत हो जाएगा। द क्रिटिकल अप्रोच टेंड्स टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर, ये भी सही है। कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री और सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को इसमें डिस्क्रेडिट किया गया है कि इनको यूज नहीं करना। उसके बाद जेसी रैनसम पब्लिश ए बुक न्यू क्रिटिसिज्म, 1941 की बुक है ये, इसमें उसने अप्रिशिएट किया आई ए रिचर्ड को, विलियम एम्सन को, टी एस एलियट को नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया इनको। तो इसमें ए, बी और डी, फोर्थ वाला इसमें सही होगा, ए बी डी। नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेनिस विलियम्स ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, टेनिस विलियम्स की स्ट्रीट कार नेम डिजायर है, इसके बारे में स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। इसको न्यू ऑरलिंस में सेट किया गया है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, मेन जो इसमें प्रोटोगनिस्ट है कहानी का वो ब्लेंचे डेबोइस करके नाम है। ठीक है, उसके बारे में है, द प्रोटोगनिस्ट इज मिसिसिपी लैंड ओनर, मिसिसिपी लैंड ओनर नहीं है वो, तो एक सैबी से अपार्टमेंट में अपनी बहन स्टेला और स्टैनली, उसका जो उसका ब्रदर इन लॉ है, यानी कि उसकी सिस्टर है, उसका हस्बैंड है, उसके साथ, उन दोनों के साथ गया था वो वहां पे रहने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें ब्लेंचे डेबोइस जो है वो मेन कैरेक्टर है, वो कोई लैंड ओनर नहीं है। इट एंड्स विद ब्लेंचेस डिफीट एंड डिपार्चर, ये बिल्कुल सही है, वो हार मान लेता है और वापस लौट आता है। टॉम विंगफील्ड इज द नरेटर, ये गलत है। टॉम विंगफील्ड टेनिस विलियम्स का एक और वर्क है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये नरेटर है टॉम विंगफील्ड, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट होगा। लोरा एंड स्टेला आर कजन्स, इसमें लोरा और स्टेला, स्टेला तो कैरेक्टर है, लोरा ये कजन नहीं है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ए वाला सही होगा और सी, ए सी दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बीइंग ए व्हाइट मैन इन शॉर्ट वाज वेरी कंक्रीट मैनर ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, ए वे ऑफ टेकिंग होल्ड ऑफ रियलिटी, लैंग्वेज एंड थॉट, जब होल्ड करते हैं रियलिटी पे, लैंग्वेज उसकी थॉट पे, तो ये क्या है, ये कौन सा ढंग होगा, ये कॉलोनियल अथॉरिटी है ये। ठीक है, तो इसमें डोमिनेटिंग मैन, मेगलमोनिक ये भी नहीं आएगा, ए मैन ऑफ डबल कॉन्शियस भी नहीं आएगा, ए फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी ये है सही इसमें।
फोर्थ वाला, ए फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी। नेक्स्ट है उसके बाद, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ जूलिया क्रिस्टीवास डेफिनेशन ऑफ कोरा। लिमिनल स्पेस, कोरा क्या होता है? अर्लीस्ट फॉर्म होती है ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है जब, तो उसकी अर्लीस्ट फॉर्म को कोरा बोलते हैं। लिमिनल स्पेस है इसमें? नहीं, लिमिनल स्पेस की बात नहीं होती। स्पेस ऑफ मार्जिनलाइज की बात नहीं होती। नॉन एक्सप्रेसिव टोटलिटी क्रिएटेड बाय द बॉडीली डिराइव्स, ये सही है, ठीक है। सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात है, साइकोसेक्सुअल तो ये बॉडीली डिराइव्स होगा। द कोरा हैज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, कोरा की कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती, ये भी सही है। इट प्रिसीड द लिंग्विस्टिक साइन, ये प्रिसीड करता है लिंग्विस्टिक साइन को, ये भी सही है। तो सी डी ई ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है उसके बाद, रोला बाथ इन हिज इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव, 1966 की ये बुक है। प्रपोज 3 लेवल ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर, 3 तरह के नैरेटिव स्ट्रक्चर को उसने डिफाइन किया है। अब उनमें से बताना है कौन कौन से 3 है। 3 हायरार्की लेवल है ये, फंक्शंस, एक्शंस और नरेशन, ए बी और डी। ऑप्शन सेकंड सही होगा इसमें। उसके बाद है, एडगर एलन पोए इज ऑफन कॉल्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एज एन एस्टेब्लिश्ड जॉनरा, ही डिफाइंड द प्रोज टेल एज। एडगर एलन पोए अमेरिकन राइटर है और ओरिजिनेटर माना जाता है इनको। शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था एडगर एलन पोए ने। ये देखते हैं, एंड नैरेटिव व्हिच कैन बी रीड इन वन सिटिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 आवर। एक ही सिटिंग में, एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में बोला, एक ही सिटिंग में जब आप आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में आप उसको खत्म कर दो, उसको शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। तो ये पहला ही आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट उसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टन्स नॉवल परसुएशन। परसुएशन जो नॉवल है उसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? सर वॉल्टर एलियट, लेडी रसल, मिस क्राफोर्ड, ये नहीं है, ये शायद मैन्सफील्ड पार्क में है। मैन्सफील्ड पार्क, ये कैरेक्टर इसमें नहीं है, मिस क्राफोर्ड, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 98, क्वेश्चन नंबर 98, Panopticism is a concept that refer to external spying. Who among the following coined the term? Panopticism होता है एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जिसमें एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड पूरी बिल्डिंग को देख सकता है, मतलब उसको उसकी देखरेख कर सकता है, सब पे नजर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। ये पनप्टिसिज्म टर्म किसकी है? मिशेल फूको ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 99, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एमिलीज ब्रोंटे वुदरिंग हाइट। एमिली ब्रोंटे ने लिखा है वुदरिंग हाइट, दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1847, सही है बिल्कुल, 1847 में ही ये नॉवल पब्लिश की गई है। एमिली ब्रोंटे पब्लिश दिस नॉवल अंडर द स्यूडोनिम एलिस बेल, ये भी सही है, एमिली ब्रोंटे का नाम एलिस बेल था, ठीक है, ये भी सही है। लॉकवुड एंड कैथरीन लिंटन आर द मेन नैरेटर ऑफ द स्टोरी, इसमें नैरेटर नहीं है ये, कैथरीन इसमें है तो कैरेक्टर, लेकिन इसका नैरेटर है नेली डीन। नेली इनकी मेड सर्वेंट होती है पहले, वो नैरेट करती है स्टोरी। द नॉवल इज ए यूनिक फॉर इट्स एब्सटेंशन फ्रॉम ऑथोरियल इंस्टीट्यूशन, अनयूजुअल स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव टेक्निक, ये भी सही है, नैरेटिव टेक्निक इसमें यूज की गई है। वुदरिंग हाइट वाज द थर्ड, ये थर्ड नॉवल नहीं है इसकी, ये गलत है, तो इसमें ए बी डी ऑप्शन थर्ड सही है इसमें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, सिविलाइजेशन इज टू सम एक्सटेंट द क्यूमुलेटिव होता है निरंतर बढ़ते रहना, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो सिविलाइजेशन है वो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट है ऑफ साइकोलॉजी का। अब इसमें से देखना है कौन कौन सा सही है। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सही है ये, पर्पज ह्यूमन लाइफ का क्या है? परस्यूट हैप्पीनेस। मैन इज होली गुड, जरूरी नहीं मैन होली गुड हो, गलत है।
अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इल विल रिमूव इल विल एंड हॉस्टाइल अमंग मैन। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर अबोलिश कर दिया जाए तो इल विल एंड हॉस्टाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी, ये गलत है। उसके बाद क्रिएटिव आर्ट रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सही है। क्रिएटिव आर्ट ह्यूमन की लाइफ का जो पर्पस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सिविलाइजेशन इज एनालॉगस, एनालॉगस इज समथिंग सिमिलर विद द ह्यूमन साइकी, ये सही है। सिविलाइजेशन ह्यूमन साइकी के सिमिलर, तो इसमें ए डी ई राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है इन एब्सर्ड थिएटर द कैरेक्टर्स ऑफन यूज्ड डिसजॉइंट रिपीटेटिव एंड क्लिच्ड स्पीड टू। एब्सर्ड थिएटर ये टर्म कोइन की है मार्टिन एस्लिन ने, मार्टिन एस्लिन ने, ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को कोइन किया है। और इसमें काफी सारे राइटर आते हैं जो एब्सर्ड थिएटर से एसोसिएट करते हैं, जैसे कि आर्थर एडमोव है, यूजीन लेनेस्को है, हैरोल्ड पिंटर आता है इसमें, और वेटिंग फॉर गोडोट वाला सैमुअल बैकेट इसमें आता है, एल्बर्ट कैम्यू आता है। एल्बर्ट कैम्यू फेमस है द मिथ ऑफ सिसिफस के लिए और आउटसाइडर के लिए, तो ये सारे राइटर इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है एब्सर्ड थिएटर में पर्पसलेस, इनका जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसका कोई पर्पस नहीं होता। इसमें इलॉजिकल चीजों की बात की जाती है, बिल्कुल मीनिंगलेस चीजों की, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इसमें इनडायरेक्टली मीनिंग मिलता है। सजेस्ट द मीनिंगलेसनेस इज ऑल्सो अबाउट ए मीनिंग, मीनिंग के बारे में ही मीनिंगलेसनेस होता है, ये सही है। सजेस्ट द वर्किंग ऑफ सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है। ब्रिंग अबाउट द कॉमिक एक्शन एंड रिलीफ, कॉमिक एक्शन एंड रिलीफ की बात नहीं होती, ये भी गलत है। इलुस्ट्रेट द इलॉजिकल एंड पर्पसलेस ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। डिफे द सेल्फ प्रपोज्ड मॉडर्न नोशन ऑफ डिग्निटी एंड विजडम, ये भी गलत है। तो इसमें ए और डी ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, ये दोनों सही है इसके बारे में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट बीन कंपोज्ड बाय पीबी शैली, इनमें से कौन सी पोएम पीबी शैली की नहीं है। टू वर्ड्सवर्थ पीबी शैली ने लिखी है, म्यूटेबिलिटी लिखी है, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, व्हेन वी टू पार्टेड ये बायरन की पोएम है, ये लॉर्ड बायरन की पोएम है, तो ये इसमें आंसर सही होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग chronological sequence in which of the following works were published। कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम का है 1958 में, कल्चर एंड अनार्की 1869 में है शायद ही, हाँ 69 में है। टू हेल विद कल्चर, टू हेल विद कल्चर इसी है 2007 में, लिखा किसने इसको, हार्बर्ट रीड करके है एक राइटर। और स्टडिंग इन डाइंग कल्चर इसको क्रिस्टोफर कोडवेल ने लिखा है 1938 में। और नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टी.एस. एलियट का है, ये है 1949 में। इसके ये वाले जो ऑप्शन है ये गलत दिए गए हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होना चाहिए, इसके सभी को आंसर मिलेंगे, एनटीए ने ये गलत दिया है। नेक्स्ट है उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रिमार्क दैट आई नो of no one encouraging fact that the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavor। which among the following writer, किसने ऐसा बोला है, I know of more encouraging fact than that of the unquestionable ability of a man to elevate his life by conscious endeavor। conscious endeavor होता है it propose the opportunity for a न्यू मॉडल फॉर सोसाइटी। और जब हम किसी चीज से बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है, मान लो किसी घटना को हमने देख लिया या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन सिंपली हम अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं, वी हैव द पावर टू चेंज आवरसेल्फ। ऐसा किसने बोला, एच.डी. थोरू ने। फर्स्ट वाला इसमें सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द टेक्स्ट गिवन अंडर। अब फिर पब्लिकेशन में सेट करना है। आर के नारायण द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसको लिखा है 1952 में। मनोहर मालगोनकर ए बैंड इन गंगेज, इसको 1964 में लिखा है। राजा राव का कांथापुरा 1938 में है। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 में है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 19
1997 का बुकर अवार्ड है ये। इस बुक के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को बुकर अवार्ड भी मिला है। तो इस तरह से इसको सेट करना था। सबसे पहले कांथापुरा आएगा 38 में। सी एक ऑप्शन में दिया गया है, CABDE, ये इसका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट, which among the following novel of Thomas Hardy was published in the abridged form as Heart's Insurgent? थॉमस हार्डी की नॉवल है, एब्रिज्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है? एब्रिज्ड होती है, जिसमें शॉर्टन वर्जन होता है, मतलब जो पार्ट है उसको कट करके लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एब्रिज्ड फॉर्म। और ये जो हार्ट इंसर्जेंट है, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था। थॉमस हार्डी की एक बुक है ज्यूड द ऑब्सक्यूर, ये नॉवल है, इसका ओरिजिनल टाइटल है ये द सिंपलटन्स हार्ट इंसर्जेंट। ये सही आंसर होगा इसका, ज्यूड द ऑब्सक्यूर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, which among the following are not mentioned as the aspects of the novel by E.M. Forster? ये जो E.M. Forster है, इसने एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके एक ऐसे लिखा है, जिसमें इसने 7 एस्पेक्ट्स बताए हैं नोवेल के। 7 एस्पेक्ट्स होते हैं: स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। ये है 7। इसमें से देखो, स्टोरी है, इमेजिनेशन नहीं है, प्लॉट है, हार्मोनी नहीं है, प्रोफेसी है। तो इसमें पूछा गया कि कौन कौन से नहीं है, तो इसमें इमेजिनेशन नहीं है और हार्मोनी, बी और डी नहीं है। बी और डी ऑप्शन में दिया गया है 4th वाले में, राइट। नेक्स्ट है उसके बाद, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नॉन फिक्शनल नैरेटिव फॉलो द रैबिट प्रूफ फेंस बाय डोरिस पिल्किंगटन is based on the real life experience of 3 aboriginal girls who fled from the Moore River native settlement। ये जो aboriginal ये टर्म है ना, ये ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं उनके लिए यूज की जाती है। जो aboriginal जो नेटिव लोग थे उनके लिए, जो अर्लीस्ट जो रहते थे उनके लिए aboriginal ये टर्म यूज की जाती है। तो ये रैबिट प्रूफ फेंस डोरिस पिल्किंगटन की बुक है, जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, 3 लड़कियों की, ठीक है, जो अब ओरिजिनल होती है मूर रिवर के नेटिव सेटलमेंट में। वो मतलब काफी ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर वो दूर चली जाती है वहां से, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ये स्टेटमेंट सही है। द नेम ऑफ द 3 गर्ल्स, मोली, डेजी एंड मैरी। मैरी नहीं है इनमें, मोली, डेजी 2 लड़कियां तो है, तीसरी लड़की का नाम है ग्रेसी, ये तीसरी लड़की है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, पहली सही है, दूसरी गलत है, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। चित्रा बनर्जी का है मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस 1997। वाउंडेड सिविलाइजेशन ये है मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, ये 1997 आएगा। और आनंद गिरधर का इंडियाज कॉलिंग, ये है 2011 में। VS नाइपोल का वाउंडेड सिविलाइजेशन है, ये 2nd इंस्टॉलमेंट है, जो इंडियन ट्रायोलॉजी है VS नाइपोल की, ये 1996 में है। और इसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस वाली है, 2nd वाली ए वाउंडेड सिविलाइजेशन है, और तीसरी है इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ये है तीसरी इंस्टॉलमेंट इसकी, ठीक है। तो ये वाउंडेड सिविलाइजेशन जो है ये ट्रायोलॉजी का एक पार्ट है। उसके बाद है भारती मुखर्जी, 2002 में है ये, डिजायरेबल डॉटर्स। और सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये 1981 की बुक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर में सेट करनी है। सबसे पहले 1981 वाली आएगी, सी, VS नाइपोल, VS नाइपोल की है, नहीं यही आएगी, लेकिन ये भी इसमें गलत दिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी ड्रॉप होना चाहिए, CE। बिल्कुल चेंज होना चाहिए ये भी। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं इसका। वाउंडेड सिविलाइजेशन
की पब्लिकेशन डेट 90, एक बार चेक कर लेना इसको, 1996 है क्या, शायद मैंने गलत लिखा हो, या फिर ये ऑप्शन फिर गलत दिए गए हैं अगर ये 1996 है तो। नेक्स्ट है उसके बाद मैच करना है स्टोरी, दूसरी तरफ ऑथर है सिंपल हार्टन एन आउटपोस्ट ऑफ प्रोग्रेस, 6 फीट आउट ऑफ कंट्री, ए हॉर्स एंड 2 गोट्स, ये तो आर के नारायण का है। तो डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड देखो कितने में दिया गया है, एक ही ऑप्शन में। ए का सेकंड गस्टाव फ्लाबर्ट ने लिखा है आउटपोस्ट ऑफ प्रोग्रेस, इसको जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है, और 6 फीट ऑफ कंट्री नडाइन गोर्डिमर। इस तरह से मैच करना है इसको। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन गिवन बिलो, इसमें से करेक्ट पब्लिकेशन बतानी है। फिर से सिमोन गिकेंडी मैप्स ऑफ इंग्लिशनेस राइटिंग आइडेंटिटी इन द कल्चर ऑफ कॉलोनिज्म, ये है 1996 में। फ्रेंच फैनन का रेस्ट ऑफ अर्थ 1961 में आएगा। नेशन एंड नरेशन होमी के भाभा 1990 में है ये। और अर्नेस्ट ग्लेनर नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 में है ये। रॉबर्ट यंग कॉलोनियल डिजायर हाइब्रिडिटी इन थ्योरी कल्चर एंड रेस, ये 1994 में है। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1961 वाला बी, बी दिया गया है, एक पहले में है और एक दूसरे में है, ठीक है। उसके बाद आएगा डी 1983, बी डी है फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो ये बी डी सी ई ए, ये सही क्रोनोलॉजी होगी इसकी। उसके बाद मैच करना है लिस्ट को, द रेस्ट ऑफ अर्थ अभी तो आया पीछे, देखो यहां से भी आप कई बार क्या है आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो द रेस्ट ऑफ अर्थ किसका है, यहां पे दिया गया है साफ साफ फ्रेंच फैनन का है। अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया मैच करना, रेस्ट ऑफ अर्थ किसका है, फ्रेंच फैनन का। तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है। आपको अगर ना भी पता हो तो भी देखो क्वेश्चन जो है हमारे उसी में आंसर मिल रहा है इसका। कई बार ऐसा भी हो जाता है जैसे अब इस पेपर में हुआ है। तो रेस्ट ऑफ अर्थ किसका होगा, फ्रेंच फैनन का, फोर्थ एक में दिया गया है। नेशन एंड नरेशन किसका है, होमी के भाभा। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म एडवर्ड सैयद, इमेजिन कम्युनिटीज बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइटल ऑफ द पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स के टाइटल बताने हैं कौन कौन से हैं। डिकेंस का हाउस होल्ड वर्ड्स है, ठीक है, ये इसकी एक पीरियोडिकल्स है, ये मैगजीन है। एसटी कॉलेज की फ्रेंड मैगजीन है। रिचर्ड स्टील का गार्डियन है, ये भी सही है। फ्रेंच काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, ये कोई पीरियोडिकल नहीं है, ये तो इसकी बुक का नाम है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें वो जो मेन कैरेक्टर है इसका वो एक एक कीड़े में चेंज हो जाता है। खुद को सुबह उठता है वो देखता है कि वो एक कीड़ा बन गया, एक बड़ा सा कीड़ा, ठीक है, ये उसके बारे में है। और ले हंट का इंडिकेटर, ये भी पीरियोडिकल है। तो इसमें पूछा गया कौन से टाइटल हैं पीरियोडिकल के, तो ए बी सी ई ये सारे पीरियोडिकल है। उसके बाद विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए लिटरेरी जर्नल, इनमें से कौन सा जर्नल नहीं है। इगोइस्ट है, क्राइटेरियन है, और इंग्लिश रिव्यू भी है। द 101 डेलमेटिन्स ये नहीं है, फोर्थ वाला ये गलत होगा, मतलब इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है ये। हाँ ये ठीक है, 101 डेलमेटियंस ये नहीं है, ये किसी बुक का नाम है। नेक्स्ट है उसके बाद फिर कैरेक्टर को मैच करना है। हैंडमेड टेल, हैंडमेड टेल में कैरेक्टर है ऑफर्ड, ये वाला कैरेक्टर है इसमें। सेथ वाला कैरेक्टर है बिलव्ड में, टोनी मॉरिसन का है। हैंडमेड टेल लिखा है मार्गरेट एटवुड ने। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ एचबी ओकोंको है। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, ये विंस्टन स्मिथ है। इस तरह से इसको मैच करना है, ठीक है। तो ए का सी, मतलब सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट इसमें दिया गया है, सिर्फ एक में ये, तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब ड्रामा इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ए ट्रू प्ले इज 3 डायमेंशनल, इट इज लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आईज। किसने ऐसा बोला है, मार्जोरी बोल्टन, ये इसकी स्टेटमेंट है मार्जोरी बोल्टन की, ठीक है। इसने ड्रामा को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन द
थ्योराइजेशन ऑफ नेशन बाय होमी के भाभा। होमी के भाभा की जो नेशन की जो थ्योरी है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सा सही है। नेशन अराइज फ्रॉम सिमिलरिटीज अमंग पीपल। जरूरी तो नहीं है कि लोगों के बीच में सिमिलरिटीज हो तभी उसको नेशन बोला जाए, नहीं, अलग अलग जो सबकी जैसे लैंग्वेज अलग होती है तो सिमिलरिटी कहाँ है, और एक ही कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है तो वो सिमिलरिटी नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, गलत होगा ये। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड बाय एम्बिवेलेंस, ये सही है। नेशनलिस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, एम्बिवेलेंस के द्वारा। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंगेज विद टू कॉन्ट्राडिक्टरी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दो कॉन्ट्राडिक्टरी मोड होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जो एटीट्यूड और फीलिंग को साइमल्टेनियसली, तो ये भी सही है। नेशनलिस्ट डिस्कोर्स आर सप्लिट बाय ए डिस्क्रिप्टिव डबल नैरेटिव मोमेंट, ये भी वही बात कर रहा है, सही है। नेशन इज स्टेबल एंड फिक्स्ड कैटेगरी, नेशन की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती ना ही कोई फिक्स्ड कैटेगरी होती है, तो ये भी गलत होगा। तो इसने पूछा था सही बी सी डी दिया गया है ऑप्शन थर्ड में। उसके बाद नेम द पोएट हु हैज कंपोज द फॉलोइंग पोएम, द डिवाइन इमेज, द होली थर्सडे। होली थर्सडे किसकी है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस या सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, यहां से आती है, और ये कलेक्शन है विलियम ब्लेक की, द लिटिल बॉय लॉस्ट द लिटिल बॉय फाउंड, ये भी विलियम ब्लेक की पोएम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एना कैरेनिना, एना कैरेनिना के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। द नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1872, द नोवेल इज रिटन इन 8 पार्ट, ये सही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू मेजर कैरेक्टर एना एंड कॉन्स्टेंट लेवियन, ये भी सही है। द नोवेल इज रिवोल्यूशनरी इन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि इसको 1872 में नहीं 1878 में पब्लिश किया गया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु इज द साइकी इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी, ओड टू साइकी में मॉर्टल वुमेन है ये, ठीक है, साइकी। उसके बाद विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन द न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करता था ये फ्रांसिस बेकन, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये साइंस को ज्यादा बढ़ावा देता था ना कि लिटरेचर को, फिलोसफी को, तो ये साइंस पे ज्यादा फोकस करता था। इसका एक वर्क है ये वाला नोवियम ऑर्गेनम, लैटिन में लिखा है ये 1620 में इसको लिखा गया था। इसमें एक लॉजिक और सिलोजिज्म जो है उसके बारे में इसने एक नया मेथड दिया है, जो इसने बोला था कि ये मेथड जो है वो बेहतर है पुराने वाले मेथड से, जिसको बेकेनियन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है नोवियम ऑर्गेनम में, 1620 की बुक है ये। उसके बाद द कलकत्ता क्रोमसम इज ए नोवेल एक्सप्लोरिंग पास्ट एंड फ्यूचर, इट हैज बीन रिटन बाय, ये अमिताभ घोष की। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताना है कौन सा सही है। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म आर म्यूचुअली डिपेंडेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू कॉलोनियल एक्सपीरियंस, ये गलत है। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म वो म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। लियोटार्ड आर्ग्यू द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये इसने लिखी है वर्क, जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड ने लिखा है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डीपली फेल्ट स्केप्टिज्म एंड टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, रेलेवेंट है, कौन सी सही है, ये सही है। एडवर्ड सेड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये गलत है क्योंकि इसने तो पोस्ट कॉलोनियल में कंट्रीब्यूट किया है एडवर्ड सैयद ने, तो ये गलत होगी। जीन ब्रूडिलार्ड सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन इज द सेमिनल पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट, ये सही है। फ्रेडरिक जेमसन आर्ग्यू द पैरोडी दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पेस्टिस इन पोस्ट मॉडर्न, ये सही है। पेस्टिस होता है मिक्सचर, बहुत सारी थीम या लैंग्वेज या बहुत सारे टेक्स्ट को मिला के, रेफरेंस को मिला के एक जो वर्क लिखा जाता है उसको पेस्टिस बोलते हैं, मिक्सर होता है वो, ठीक है। पैरोडी की जगह पे पोस्ट मॉडर्न उसमें
मोमेंट पे ये रिप्लेस किया गया था पेस्टिस, ये सही है बिल्कुल। तो इसमें ADE, ADE तो है ही नहीं इसमें, सॉरी ए नहीं है, ए तो मैंने क्रॉस कर दिया, BDE है, BDE पहले में दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग राइटर आर पॉपुलर फॉर पार्टीशन नैरेटिव। पार्टीशन नैरेटिव के लिए कौन से राइटर पॉपुलर है? कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती, ये सही है, पार्टीशन नॉवेलिस्ट है ये। शशि देशपांडे नहीं है, और सारोस काउसजी ये भी है, भारती मुखर्जी नहीं है, और राही मासूम राजा ये भी है। तो इसमें ए सही है, A, C और E, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज नॉट करेक्ट। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है, बहुत बार क्वेश्चन यहां से आया है, पिछली बार भी आया था क्वेश्चन यहां से। इट इज एंडोड विद इंजीनियस एंड लाइवली प्लॉट है इसका, ये तो सही है। इट डज नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर, क्या इसमें कैरेक्टर एक्सीलेंट नहीं है? बिल्कुल कैरेक्टर तो एक्सीलेंट है इसमें, तो ये इसमें ट्रू नहीं है। इट हैज विशियस एंड डिलाइटफुल स्टाइल, ये भी सही है, और रेस्टोरेशन ग्रॉसनेस की भी इसमें कमी है, ये भी सही है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर जो है वो एक्सीलेंट है। Which of the following assertion is are not true in the context of cultural industry? Cultural industry के बारे में पूछा गया है, कौन सा अब सही नहीं है इसमें? The term culture and industry was used by Frankfurt School to describe the operation of mass media. ये बिल्कुल सही है। Frankfurt School जो है उसको मास मीडिया को काफी प्रमोट किया है इन लोगों ने। इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल में मार्क्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर अडोर्नो, हार्बर्ट मार्क्यूस, ये इससे एसोसिएट करते हैं जो थ्योरिस्ट है, ठीक है। द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास entails the value and belief in the mind of working class people। अच्छा, ये पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू है, डोमिनेंट वाला। द वर्ड इंडस्ट्री सिग्निफाई द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर प्रोडक्ट ऑफ मास कंजप्शन, ये भी सही है। द ऑथेंटिक कल्चर अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। जो वर्किंग क्लास से जो ऑथेंटिक कल्चर जो अराइज होता है, क्या उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाता है? नहीं किया जाता ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मास कल्चर दस प्रोड्यूस इंड्यूस एक्टिविज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द यूथ, ये भी गलत है। तो डी और ई इसमें गलत है, और इसने पूछा है नॉट ट्रू, गलत कौन सी है? तो डी ई, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद कल्चर इंपीरियलिज्म। कल्चर इंपीरियलिज्म से कौन सा ऑथर एसोसिएट नहीं करता? जोनाथन डेलीमोर आता है, जिसने पॉलिटिकल शेक्सपियर लिखा है। एलन सिलफील्ड है, दोनों ने कोलैबोरेशन में लिखा है, एलन सिलफील्ड ने और जोनाथन डेलीमोर ने। रेमंड विलियम भी आता है इसमें। स्टैनले फिश एक पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक है ये, और रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक है। रीडर रिस्पॉन्स जो थ्योरी है उससे एसोसिएट करता है स्टैनले फिश, तो ये इसमें सही होगा, फोर्थ वाला। Which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the plays of university wits? Heroic treatment नहीं दिया गया, किसने? यूनिवर्सिटी विट्स ने नहीं दिया। जैसे क्रिस्टोफर मार्लोव है, मार्लोव ने जो हीरोइक ट्रीटमेंट है वो एक कॉमन फिगर को नहीं दी गई है, मतलब उसमें सिंपल लोग नहीं है, उसकी कहानी में जो हीरोइक जो ट्रीटमेंट दी गई, जैसे कि तैमूर है, टैम्बुरलेन है ना, तैमूर एक बहुत बड़ा वॉरियर है, उसमें एक एशियन एम्परर है। डॉक्टर फोस्टस एक बड़ा स्कॉलर है, वो भी कॉमन फिगर नहीं है। और एडवर्ड सेकंड में भी इस तरह के किंग की उसने बात की है, हिस्टोरिकल है चलो वो तो। और उसके बाद द जू ऑफ माल्टा, उसमें भी जो पॉलिटिकल फिगर है उनको ही मेंशन किया है, तो उसमें कॉमन फिगर की बात नहीं होती। जो यूनिवर्सिटी विट्स है वो ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं दिया किसको? लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर को, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड लिटरेचर। लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है? कौन सी वैलिड है? एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस एंड एजर्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थॉट, ये सही है। एब्रोगेशन, रेजिस्टेंस की बात होती है पोस्ट कॉलोनियल में। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डिफेंड बाइनरीज ऑफ मास्टर एंड स्लेव, क्या मास्टर और स्लेवरी को ये डिफेंड करता है? व्हाइट एंड ब्लैक को, कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज को, ये गलत है।
क्योंकि ये इनको डिफेंड करता है लेकिन इनको नहीं करता, बाइनरी को नहीं करता। वीप नॉट चाइल्ड, वीप नॉट चाइल्ड इज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय एन ईस्ट अफ्रीकन राइटर एनगुगी वो थियोंगो। ये पहला ऐसा राइटर था जिसने, ईस्ट अफ्रीकन पहला राइटर था जिसने इंग्लिश में ये बुक लिखी, वीप नॉट चाइल्ड। पोस्ट कॉलोनियल पे भी है ये भी सही है। वाइल्ड सरगसो सी बाय जीन राइस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनाइज्ड अफ्रीकन पॉपुलेशन। कॉलोनाइज्ड अफ्रीकन पॉपुलेशन के बारे में तो नहीं है, ये स्ट्रगल के बारे में है, स्ट्रगल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कैरेक्टर, तो ये भी गलत होगी। होमी के भाभा, एडवर्ड सैयद एंड गायत्री स्पिवाक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक आर इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर, ये बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। तो इसमें ए सही है, सी सही है और ई सही है। ए सी ई इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड। Which of the following statement best describe Anna Karenina's situation and world view? दूसरा क्वेश्चन आया है एना कैरेनिना से, एक बार ओपनिंग लाइन पूछी गई, पहले आ चुका है वो। एना इज डीपली कमिटेड टू द फैमिली एंड चिल्ड्रन, ये कमिटेड थी डीपली, सही है ये स्टेटमेंट। एना चॉइस वर मोर एन आउटकम ऑफ पैशन एंड इंस्टिंक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी ऐसी कुछ चॉइस थी। एना एक्सेप्ट द एग्जाइल टू विच शी वाज कंडेम्ड, ये भी गलत है। Anna's passionate spirit and determination of life at her own terms make her so unique, ये बिल्कुल सही है, ये चीजें ही उसको यूनिक बनाती है। She became a victim of rampant patriarchal force, ये भी सही है। तो इसमें ADE given in option third। नेक्स्ट है उसके बाद प्रोज रोमांसेस प्रीसीड द एमर्जेंस ऑफ नॉवेल एज ए पॉपुलर लिटरेचर जॉनरा, which texts among the following fall under the category of prose romance? प्रोज रोमांस क्या होता है? ये जहां पे दो जो कैरेक्टर हैं उनके लव रिलेशनशिप डेवलप होता है, इस तरह के जोनरा को प्रोज रोमांस बोलते हैं। पिलग्रिम प्रोग्रेस में नहीं है, गलत है। ओकोंको एंड द फेयर्स फील्ड, ओकोंको में है ना ऐसा, पैमेला में और क्लैरिसा में नहीं है, पैमेला में है ऐसा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्लैरिसा में नहीं है। फेयरफील्ड और ओकोंको इन दोनों में है, सॉरी ओरोनोको है, ओकोंको नहीं, ओरोनोको। ओरोनोको किसने लिखा है? रेस्पिरेशन राइटर है, फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर बोलते हैं, अफ्रा बैन ने लिखा है इसको, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, न्यू हिस्टोरिसिस रीडिंग द दलित राइटिंग। दलित राइटिंग ने न्यू के बारे में, न्यू हिस्टोरिसिज्म के क्या व्यूज हैं? न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है, दलित राइटिंग डज नॉट एसेंशियलाइज इंडियन सोसाइटी कल्चर एंड आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है ये। जरूरी नहीं है कि एसेंशियलाइज करे इंडियन सोसाइटी को, कल्चर और आइडेंटिटी को, दलित राइटिंग, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, दलित राइटिंग डज नॉट एसेंशियलाइज इंडियन सोसाइटी कल्चर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। दलित राइटिंग हैज इन्फ्लेक्टेड द एमिनेंट मेटा नैरेटिव्स, ये भी सही है। देयर इज नो सिंगल लोकेशन ऑफ दलित राइटिंग, सिंगल लोकेशन नहीं होती, ये भी सही है। और दलित राइटिंग इज द ओनली पॉलिटिकल कैटेगरी, क्या ये दलित राइटिंग पॉलिटिकल कैटेगरी है? गलत है। दलित राइटिंग इज नॉट ग्राउंडेड इन हिस्ट्री, ये भी गलत है क्योंकि उसको ग्राउंडेड किया गया है। तो ए बी सी सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा। नेक्स्ट है द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म रेफर टू, एलन चोवल्टर की टर्म है गाइनोक्रिटिसिज्म। जो वुमेन की राइटिंग होती है उसको एनालिसिस किया जाता है एक वुमेन के द्वारा, ये होता है गाइनोक्रिटिसिज्म। इसमें फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, प्रोडक्शन ऑफ राइटिंग ऑन वुमेन बाय मैन, वुमेन बाय मैन नहीं, वुमेन बाय वुमेन होता है इसमें। तो प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग बाय वुमेन ऑन वुमेन, ये फोर्थ वाला सही है इसमें। नेक्स्ट है डिड नॉट शेक्सपियर हेट एंड डिस्पाइज इयागो एंड एडमंड, आइडेंटिफाई द बुक इन विच द क्वेश्चन हैज बीन मेंशन्ड, ये अपोलॉजी फॉर पोएट्री में नहीं है, फिलिप सिडनी का है, गलत है। किंग्स ऑफ नॉर्वे, इसको सिसिलिया हॉलैंड ने लिखा है, इसमें भी ऐसा नहीं है। फूल ऑफ क्वालिटी, फूल ऑफ क्वालिटी हेनरी ब्रूक ने लिखा है, इसमें भी ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, इसमें है ऐसा, एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, ये टिमोथी वाइल्ड
वाइल्ड बोर्न ने लिखा है, इसमें बात की है डिस्कस द स्पेसिफिक फीचर ऑफ कैरेक्टर, तो इनके बारे में एडमंड और इयागो की इसने बात की है एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखो ये वर्ड जो है मिसकैगिनेशन, ये पहले आ चुका है, जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप और मैरिज की बात होती है बिटवीन द पीपल ऑफ सेम, पहले आया ना, पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, सेम नहीं होता इसमें कभी भी, डिफरेंट रेस में है ये, ठीक है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट गलत होगी। क्रियोल इज द लैंग्वेज दैट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए पिडजिन बट सर्व एज ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी, पिडजिन होती है सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये सही है, क्रियोल बोलते हैं इसको। इंडियन ट्राइबल पीपल आर पॉपुलरली टर्म एज अबोरिजिनल, अबोरिजिनल टर्म जो है वो इंडियन के लिए यूज नहीं की जाती, वो ऑस्ट्रेलियन के लिए यूज की जाती है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। मेलुटो इज ए पर्सन ऑफ मिक्स्ड व्हाइट एंड ब्लैक एंसेस्ट्री, ये सही है, जो ब्लैक एंसेस्ट्री से होते हैं, मतलब उनके पूर्वज जो है वो ब्लैक थे, लेकिन अब उनकी जो आइडेंटिटी है वो व्हाइट के साथ मिलके मिक्स हो गई है, ठीक है। जैसे किसी ब्लैक ने किसी व्हाइट वुमेन से शादी कर ली, अब उनको बोला जाता है मुलेटो, मुलेटो पर्सन, जो मतलब उनके बच्चों को बोला जाएगा, मिक्स जो एंसेस्ट्री से पैदा होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो उनके बच्चों को मुलेटो बोलते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पॉपुलेशन इज टर्म एज रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पॉपुलेशन को रेड इंडियन नहीं बोलते, इनको बोलते हैं अबोरिजिनल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें सही कौन सी होगी? बी और डी, फोर्थ में दिया गया है ये। नेक्स्ट है एंटोनियो ग्राम्सी प्रिजन नोटबुक प्राइमरीली डील्स विद, ये जो लिटरेचर के बारे में है, फिलोसफी, कल्चर और लिटरेचर, इनके बारे में बात की है इसने, ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। नेक्स्ट है फिर क्रोनोलॉजिकल अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, अरबिंदो के ईयर की पब्लिकेशन डेट पूछी गई है। देखो अरबिंदो की कुछ बुक्स हैं जो मुझे भी नहीं मिली कि को कहां पे इनकी पब्लिकेशन की गई है, तो जैसे इंटरनेट पे मिला है द आवर ऑफ गॉड की 2019 में दे रखी है, द मदर की 1928 में है, लाइफ डिवाइन की 1919 में है, और द फ्यूचर पोइट्री इसकी जो पब्लिकेशन है 1953 में है, और ये सिंथेसिस ऑफ योगा 1958 में, इस तरह से इसकी मिली है, लेकिन इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखो एनटीए फाइनल आंसर की में क्या ऑप्शन देती है, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है उसके बाद इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। अब फिर से क्रोनोलॉजी में सेट करना है। बीवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पोएम है एंग्लो सेक्सन के टाइम की, तो ये 1975 यानी कि अब हाँ 1975 से लेकर 1025 एडी के बीच में इसको लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडिया दांते की डिवाइन कॉमेडी 1308 से लेकर 1320 के बीच में लिखा गया है, और सुमा थियोलॉजिका ये एक्यूनिस की बुक है 1274 से के आसपास इसको लिखा गया है, और ले मोर्टे डी आर्थर थॉमस मैलरी का है, ये तो 1485 में है। कैंटरबरी टेल्स चौसर ने लिखना शुरू किया था 1387 में, और डेथ हो जाती है चौसर की 1400 में, यहां तक इसको लिखा था इसने। तो ये सबसे पहले बीवुल्फ आएगा, उसके बाद सी ए सी दिया गया है ऑप्शन बी में, ए सी बी ई डी, डी वाला ये ले मोर्टे डी आर्थर, ये सबसे लास्ट में, ये सही है बिल्कुल क्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ऑल राइटर्स सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास हैव हैड गुड एट लीस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन। वर्जीनिया वुल्फ ने ये कहां पे एक्सप्लेन किया है? द लीनिंग टावर में, एक बुक है वर्जीनिया वुल्फ की लीनिंग टावर, इसमें ऐसा ही बात की है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी की स्टेटमेंट वाला है, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से हैं। द फैक्ट दैट आई एम ब्लैक वर्किंग क्लास मैन विल डिटरमाइन माई वर्ल्ड व्यू जस्ट एज मच एंड परहैप्स फार मोर देन आई कॉन्शियसली लर्न इन द डोमेन ऑफ आइडियाज। मैन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग फ्री चॉइस, मैन एबल है फ्री चॉइस करने में, एंड स्पेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल अमंग मोरालिटी।
करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। मैन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग फ्री चॉइस इन स्फेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरलिटी में फ्री चॉइस नहीं होती। द अनकॉन्शियस डिटरमाइन द ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, ये सही है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, ये गलत है। वी बियर ए फॉर्म ऑफ अदरनेस विद इन आवरसेल्फ, हम खुद ही बियर करते हैं अदरनेस की, जो हमारे अंदर की जो थॉट होती है वो हम, मतलब दूसरा अगर कोई डोमिनेंट होता है तो हम खुद बियर करते हैं, कोई दूसरा जानबूझ के थोपता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ रेजिस्ट जरूर करते हैं लेकिन एक्सेप्ट खुद करते हैं। वी कैन गो नो लॉन्गर टॉक यूनिक वोकली फॉर ए राइटर इंटेंशन, ये भी सही है। बी डी ई, ये तीनों सही होंगी इसमें। बी डी ई दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 140, ठीक है। हाँ 90 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ वाले छोड़ दिए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर और किसी तरह की आपकी क्वेरी हो, अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप बिल्कुल मुझे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला है उस पर आप व्हाट्सअप करके आप अपनी कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।